वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कंपैरेटिव एग्ज़ाम में और 2020 के अंदर कुछ ऐसा एक हॉट टॉपिक है जिसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। हमें ये फैक्चुअल और ये साइंटिफिक जो टॉपिक है इसकी मुख्तलिफ डोमेन्स के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। मैंने इससे पहले CSS 2019 के अंदर आया हुआ एक ऐसे जिसका टॉपिक था थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट, इसके ऊपर अपनी जनाब राय दी थी और होपफुली आप लोगों ने वो सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो वो उसको ज़रूर सुनें। इस वीडियो के अंदर भी हम ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न्स और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग असल में क्या है, उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न्स होती हैं और किस तरह मैनिफेस्ट हो रही है, किस तरह ग्लोबल वार्मिंग का इजहार हमारे सामने हो रहा है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी जनरल डेफिनेशन जो कि ये है कि राइज़ इन द एवरेज टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये ग्लोबल वार्मिंग है। और इसकी वजह से जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारे असरात होते हैं और वो जो इम्पैक्ट्स हैं वो अपने तौर पे बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। हम उन इम्पैक्ट्स को, उन कॉन्सिक्वेंसेस को थ्रेट्स की सूरत में भी लेते हैं, जिसमें जनाब हीट वेव्स और ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सी लेवल का राइज़ होना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और हमारा बेसिकली आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो बेसिकली रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। सो एज फॉर एज द रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कंसर्न्ड, अकामुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस का एब्रीविएशन लिखा है। ग्रीन हाउस गैसेस एक ऐसी गैसेस हैं जो कि इस माहौल में अर्थ के ऊपर वाली जो सरफेस है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसमें इनकी अकामुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तो ये यहाँ से वापस रिफ़्लेक्ट होकर स्पेस में जाती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की जनाब कंसंट्रेशन माहौल में ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो जो रिफ़्लेक्ट होकर वापस जाती है रोशनी, वो असल में स्पेस तक नहीं पहुँच पाती। तो जितनी भी हीट होती है वो सारी की सारी सिस्टम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद रहती है और अल्टीमेटली जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। ये पहली रीज़न थी ग्लोबल वार्मिंग की। द सेकेंड वन इज़ द एक्स्ट्रावेगेंट पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एज वी नो दैट दिस इज़ द 21st century, and in the 21st century the industrialization is getting the pace because of the economic development. As the industry grows, the economic development follow the suit. तो दुनिया में कोई भी जो स्टेट है वो ये नहीं चाहती कि उसमें इंडस्ट्रीज़ ना हों, और one of the most inevitable component for the running industries is the petroleum based products or the fossil fuels in terms of petrol, in terms of gases, in terms of coal, or in terms of diesel. These are all the fossil fuels and contains highly energetic atoms and compounds which are burnt, और उसकी रिज़ल्ट में फिर जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी से इंडस्ट्रीज़ चलाई जाती हैं। Now we are in the 21st century and we cannot compromise the industries because we are so much dependent on the industries, and our lives has become so sluggish because of this dependency. तो हम इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा चुके हैं, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को पैदा कर चुके हैं, उनको चला रहे हैं उतना ही हमें ज़्यादा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, और अल्टीमेटली फिर वो इस माहौल के अंदर का ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है। ये वाली जब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो हीट सूरज की रोशनी यहाँ पे आती है वो अल्टीमेटली यहाँ पे मौजूद रहती है। The third and the most important point is the coal power generation. As we know that to run the domestic affairs and to run the industries, we need the power. And there are three major ways. There are many, but there are only three major ways to produce the power. The one is the hydropower, in which we use the water energy to produce the hydroelectric power, and the other is nuclear power production, and the third one is the coal power production. Besides this, हमारे पास सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं और
विंड पावर भी मौजूद है, मगर वो इतने वो लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। सो जो कोल पावर बर्निंग है, इसके रिजल्ट में ग्रीन हाउस गैसेज की कंसनट्रेशन माहौल के अंदर ज़्यादा होती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ती हैं और अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी ज़्यादा हो जाती है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिफॉरेस्टेशन। एज वी नो दैट the source of the carbon dioxide in the environment is basically the animals, because they intake the oxygen and release out the carbon dioxide, and the sink for this carbon dioxide is the plant. All the plants intake the carbon dioxide, use that particular carbon dioxide molecule for the process of photosynthesis, in the process of photosynthesis, and prepare their own food and named as autotrophs. That particular carbon dioxide will be used in the plants, but unfortunately to fulfill our desires and to fulfill the lust of human beings, most importantly, हम दरख्तों को काट रहे हैं और उस दरख्तों की लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए और अपने डोमेस्टिकली हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब हो कुछ यूँ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, वो जो प्लांट्स ने अब्जॉर्ब करना था, वो हमारे पास इस वक्त नहीं अब्जॉर्ब हो रहा कहीं पे भी, और क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन माहौल में इंक्रीज़ कर रही है। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन ग्रीन हाउस गैस, और उसके ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी राइज कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट is the traffic pollution. As we know that we have the very poor public transport system. We always prefer our bikes, we always prefer the own car, and we always prefer the own self-owned vehicles for going anywhere and to fulfill the domestic needs. अब वो जो ट्रैफिक पोल्यूशन है, वो जो ट्रैफिक कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहती है। अब गाड़ियाँ पानी पे तो चलती नहीं हैं, तो गाड़ियाँ क्योंकि चल रही हैं बेसिकली उस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो जितना ज़्यादा पेट्रोल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और जितनी ज़्यादा सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उतनी ज़्यादा जब ये यूज़ होती हैं तो अल्टीमेटली वो ग्रीन हाउस गैसेस का माहौल के अंदर अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती हैं, और उसकी वजह से फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी ज़्यादा हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एज वी नो दैट व्हेन देयर आर मोर माउथ्स, then ultimately there are more needs to be fulfilled, there are more demands to be fulfilled. So जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतने ज़्यादा खाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी की नीड बढ़ जाती है, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना पड़ जाता है, उतनी ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ जाती है। तो फिर वो जितनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उतनी उसके प्रोडक्ट्स में अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेज का सिस्टम के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती हैं। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। एज वी नो दैट व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो जो सिटीज़ की बनने की, सिटीज़ की डेवलपमेंट की जो पेस है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, और अल्टीमेटली ये ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया है। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ स्पेशली फॉर made by the human beings and to destruct the environment because of the human lust, because of this human property, because of the human needs। जो सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर अगर वो ख़राब हो और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है और जैसे डेजर्टिफिकेशन है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम अपनी चिमनीज़ को, ये भट्टों के ऊपर वाले इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ को बेसिकली हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, जो कार्बन कॉन्टेंट्स हैं वो माहौल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ही होते रहते हैं। उसके बाद लैक ऑफ पोलिटिकल कंसेंसस। अनफॉर्चुनेटली द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग is the non-realization of this threat. As we know that most of the superpowers do not accept the idea of the global warming, and they always say this is the propaganda of the scientists to grab the money, and this is just a myth and nothing else. Some sort of these statements actually hurt. Some sort of these statements are actually hurting the world, and most importantly the earth very badly and very hardly.
Because of these statements of the superpower and the famous personalities and the famous presidents and prime ministers and chancellors of the world, major powers, when the major personalities will talk about the global warming in such a ridiculous way, then indeed there is the developing world and the underdeveloping world will never compromise on the needs and some sort of demands, you can say, that they may compromise when others will do or other will follow the suit. उसके बाद न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो कि माहौल को ख़राब करती हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. नाउ वी हैव स्टडीड द रीजंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड नाउ वी आर टर्निंग टू वर्ड्स द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. वी मस्ट नो that how the global warming is being manifested in the environment and how the global warming is a touchable thing, how is it a tangible thing, and how it is a realized thing, how it is not a myth, and how it is not a propaganda of the scientists to grab the money. So here are the following manifestations. As we know that weather pattern has actually changed. When I was a young boy, before almost 20 years, I have experienced almost 5 months of the winter season and 4 to 5 months of the summer season, and the other months almost 3 to 4 was of the intermediate environment. There was no harsh things in the system present, but unfortunately the things has changed radically and the weather pattern has been changed. Now if we are experiencing the winter season, we are experiencing the winter season so hardly, and if we are in the summer season, then the heat and the temperature is unbearable. So the weather pattern has actually changed a lot, and this pattern, this sort of climatic change and ecological disruption is hurting all over the world, and besides the concern of without the concerns of the color, the creed, or anything else. The next important manifestation is the rising sea level. It is also an impact. The manifestations and impacts are all almost similar, but manifestations specifically those things which you can see and which you can watch and which you can actually measure. So rising sea level is another important manifestation which are hurting the islands, specifically Maldives and other. उसके बाद the fires of the Australia, in the last few months there was a fire all over the Australian forest, and they were thinking that it will cover the lakhs of the acre of the land, and most of the species will be burnt, and most importantly the endemic species will be burnt by this fire. And because besides the burnt issues, the habitat will be lost, and ultimately those species which are living in Australia and native to Australia and endemic to Australia, and then those species which cannot move to another place, they will be affected most, and because of these fires. Now the concentration of fires, the numbers of the fires throughout the year, throughout the world has been radically changed and increased, and this is one of the most important manifestation of global warming. The other thing is the loss of the ice age and the heat waves. Heat wave, as we know in the Pakistan, the heat wave in the Karachi killed almost hundreds of people in 2017 to 18, and later on it changed a lot, but still the deaths are there. But the heat waves were not ever been experienced by the population of Karachi for many years, but this is a very new thing for the Karachitis. उसके बाद है कि जी जो मुंबई है, ऐसे इलाके, ऐसे कंट्रीज़ जो कि बिल्कुल स्टेट्स के पास हैं और वो कोस्टल एरिया के अंदर है. बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल, द सी वाटर इज़ एक्चुअली सिंकिंग इनटू द सिटीज़ एंड द पॉपुलेशन इज़ बीइंग हर्ट, और उसकी वजह से बहुत सारे जो, जैसे जकार्ता है, ये कैपिटल था, तो वो इसको चेंज कर लिया इंडोनेशिया ने. उसके बाद है जी हरिकेन्स कंसंट्रेशन हैज़ आल्सो चेंज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. टू अनदर manifestation is endangering species because of the habitat loss, as the fires are concerned, as the water pollution is concerned, as the temperature is concerned.
each and every abiotic factor is playing with the biotic factors to maintain the ecological equilibrium and to maintain the system. But unfortunately, if any abiotic factor is interacting with the biotic factor in another way, in a harsh way, in a hard way, then it means that the biotic factor will have to change at some extent. But during this exchange or during this adaptation, there is a certain chance that most of the species who are not able to adapt this sort of change, or who are not able to withstand this sort of change, will be affected most, and the concentration of the endangering and threatening species in the biodiversity is increasing day by day. Another very important aspect of the manifestation of the change in the global pattern of the weather because of the global warming or because of the change in the temperature is the smog in the winter season. As we know that the smog is a very highly toxic combination of the smoke and fog, which can be inhaled by the individuals and can damage the respiratory tract. Most importantly, in the start of the winter, it comes for 15 to 20 days in Lahore and some other areas of the Punjab. But this smog is another manifestation that temperature is changing, or at least some sort of climatic changes are occurring in the environment, and because of these changing, the manifestation of the smog or the presence of the smog is proving the argument that climatic changes or the global warming is not a myth. It is not a ridiculous argument, or it is not a propaganda of the scientists, but it is a reality. But unfortunately, these changes are so slow that cannot be envisaged, that cannot be touched in an immediate way. We, being the human beings, being the natural human beings, we do not believe on all those things that change slowly and change chronically. We always took the notice of all those things that occur acutely and that occur immediately. And as we know that the shape of our skull, the shape of our face change very slowly, and we never consider also that we are changing. But if a man is seeing another fellow after a few years, and he will say that how much you have changed, actually there can be beer और समथिंग लाइक दैट. और उसके बाद जनाब है मैनिफेस्टेशन के बाद एक आखिरी पॉइंट है, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयस, बिकॉज हिमालयस इज वन ऑफ द टॉपेस्ट हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. तो अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ आना शुरू हो जाती है, तो फिर पानी किधर किया जाएगा, इतना पानी के हमारे पास है नहीं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, वी मस्ट नो दैट व्हाट sort of effects of global warming, climatic change. Pakistan has been affected and is facing something like that. Pakistan is the 5th most affected country in the world because of the climatic changes. And Pakistan launched Green and Clean Pakistan campaign, reforestation campaigns, and 10 billion tree tsunami campaign, tree plantation in the KP plantation for Pakistan Day 9th Feb. ये एक दिन मनाया गया था. उसके बाद एक कैंपेन चली थी, एक बशर एक शजर. मूनसून प्लांटेशन के सीज़न को शुरू करते वक्त उन्होंने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाई थी ताकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जितने भी वो जो माहौल की बेहतरी के लिए प्लांट्स लगाना था, वो उन्होंने 2020 के अंदर अचीव कर लिया बिफोर 10 years ऑलमोस्ट. सो पाकिस्तान इज़ द वन ऑफ द फ्यू पायनियर कंट्रीज़ जिनके पास क्लाइमेट मिनिस्ट्री मौजूद है, और इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मौजूद है जो कि इसके बात पे काम करती है और इन्वायरमेंटल चेंजेस को एनालाइज करती है. उसके बाद स्पीच ऑफ द ऑन द फ्लोर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इज़ अनदर very important point to be discussed and to be mentioned here, that Pakistan is so much concerned because we know that the climate is going to hurt Pakistan's very hardly, and we as a patriot and we as a Pakistani always preach for the rehabilitation of the environment and rehabilitation of the system that we actually change because of the lust and because of the anthropogenic activities. We are developing the economies on by compromising the environment, and it is unfortunate that who will live here when there be nothing to live on the earth, because as the famous quote is that
कैन यू काउंट योर मनी बाय होल्डिंग योर ब्रेथ? इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग, यू कैन नॉट काउंट फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद है कि जो साउथ एशियन रीजन है, इसमें साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट की वजह से मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से शामिल है। और ये इस तरह